हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं अरविंद कुमार आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जूम नॉलेज में। तो आज का जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, वो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। ये अब हिंदी मीडियम के लिए मैंने स्टार्ट किया है। तो इसमें सबसे पहले हम जो है पूरा इसका क्विक रिवीजन करा दे रहे हैं चैप्टर को। तो सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर 1 है हमारा विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ये चैप्टर आज हम पढ़ेंगे, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इस चैप्टर का हमें आज स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम करा रहे हैं क्विक रिवीजन, तो यानी कि इसमें आपको बहुत फायदा होगा एग्जाम के टाइम में। इनको आप नोट्स बना के रखिएगा। तो ये जो नोट्स बना के आप रखेंगे तो बहुत काम आएंगे आपके, ठीक है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं सबसे पहले विद्युत आवेश के बारे में। तो भाई बच्चों, आपको पता है विद्युत आवेश क्या होता है? ये पढ़ाई होगा आपने चैप्टर में अपने। विद्युत आवेश क्या होता है? एक गुण होता है, ठीक है। पदार्थ का गुण। पदार्थ का क्या होता है? ये गुण होता है जो विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। दोनों प्रभाव उत्पन्न होते हैं इसमें। प्रभाव उत्पन्न करता है, ये चीजें आपने पढ़ी होंगी, ठीक है। कैसे नोट करते हैं इसको, डिनोट कैसे किया जाता है? डिनोट करते हैं इसको कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से, ठीक है। ये वाला सूत्र क्या होता है भाई इसका? Q बराबर होता है प्लस माइनस एन ई। जहाँ एन एक पूर्णांक संख्या होती है, ये आपने पढ़ा होगा अपनी उसकी क्लासेज में। तो एन क्या होता है? 0 1 2 3, है ना, अप टू सो ऑन। इस तरीके से एन की वैल्यू यहाँ पे हम लेते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही हूँ, ठीक है। आवेश के प्रकार। अब आपने पढ़ा होगा आवेश के प्रकार, कितने प्रकार के आवेश होते हैं, ठीक है। एक तो आप ले सकते हैं धनात्मक, ठीक है। धनात्मक वाले होते हैं, और एक होते हैं दूसरे ऋणात्मक। तो दो तरीके के होते हैं, धनात्मक होते हैं, एक ऋणात्मक होते हैं। यानी कि अगर आवेश जो है Q वो 0 से बड़ा है धनात्मक होता है, अगर आवेश 0 से छोटा है तो ऋणात्मक होता है। अब आकर्षण के आधार पर, आकर्षण या प्रतिकर्षण के आधार पर, प्रतिकर्षण के आधार पर, ये चीज आपने देखी होगी। इसके आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होते हैं सजातीय। कौन से होते हैं भाई? सजातीय, एक ही जाति। एक ही जाति मतलब समान प्रकार के, या तो प्लस प्लस होंगे या फिर माइनस माइनस होंगे। आपस में क्या करते हैं, जैसे ये प्लस है और ये प्लस है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये प्लस प्लस हमेशा क्या करते हैं, दूसरे को ये करते हैं प्रतिकर्षित, यानी कि दूर भगाते हैं भाई एक दूसरे से, है ना। तो ये करते हैं एक दूसरे से प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। यानी कि ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा, ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा, मतलब बल लगाएगा, है ना। यहाँ से इस तरीके से प्रतिकर्षण होता है। इसी प्रकार होता है माइनस माइनस के अंदर, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको ये। अब हम बात करते हैं आवेश के गुण। आवेश के गुण, तो भाई क्या क्या गुण होते हैं इसमें, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला इसमें गुण होता है कि भाई ये जो होता है, सबसे पहले आप ले सकते हैं योगात्मक। योगात्मक, योगात्मक, है ना। मतलब ये कहता है कि अगर हमारे पास एक निकाय है, ये वाला, ये निकाय में Q1 Q2 Q3 इस तरीके से n चार आवेश हैं इसमें, तो कुल आवेश कितना होगा यहाँ पर बता सकते हैं आप? तो इसके लिए में क्या करना होता है, कुल आवेश निकालते हैं। Q बराबर Q1 प्लस Q2 Q3, है ना। कहाँ तक जाते हैं आप? n तक। इन सबको आप जोड़ देते हैं तो ये होता है योगात्मक गुण, है ना। योग। दूसरा होता है इसमें क्वांटीकरण। क्वांटीकरण होता है भाई आवेश में, ये चीजें आपने पढ़ी होंगी। क्वांटीकरण का मतलब होता है निश्चित मात्रा में, ठीक है। अगर एक ये मेरे पास वस्तु है, दूसरी वस्तु ये है, ठीक है। तो इस वस्तु से, ए वस्तु से बी वस्तु में अगर मैं इलेक्ट्रॉन भेज रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, ये इलेक्ट्रॉन मैं से यहाँ से यहाँ भेज रहा हूँ, तो एक पूर्ण संख्या में ही जाएंगे। कैसे ट्रांसफर होंगे? पूर्ण संख्या में। पूर्ण संख्या में मतलब या तो एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हो आप, या दो, या तीन, या चार, इस तरीके से। मतलब अगर आप कहने लगो 2/3 ई, तो ये भाई अनुमत नहीं है, ये अलाउड नहीं होता है, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है भाई क्वांटीकरण का? Q बराबर होता है प्लस माइनस एन ई।
ये मैंने ऊपर भी बता दिया आपको। क्यू आवेश होता है एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, और ई आपका मूलभूत आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का 1.6 10 की घात -19 गुलाम इसका होता है भाई ये। ठीक है, ये होता है इसमें इसका मान। ये इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल यहाँ से मिल जाते हैं आंकिक प्रश्न, जैसे n बराबर क्यू बटा ई। यहाँ से एक न्यूमेरिकल ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है यूपी बोर्ड में, जैसे एक गुलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक गुलाम में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो ये पूछी जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, n बराबर क्यू बटा ई ये लगाते हैं। तो n बराबर क्यू बटा ई, क्यू का मान होता है एक गुलाम बटे 1.6 10 की घात -19। इसको हल कर लेते हैं, तो ये हल करने पे लगभग आपको मिलता है इतना 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे न्यूमेरिकल यहाँ से मिल जाएंगे आपको। तीसरा होता है संरक्षण सिद्धांत। ठीक है, संरक्षण सिद्धांत। तो संरक्षण सिद्धांत में क्या होता है भाई, ये आपको पता ही होगा। संरक्षण सिद्धांत में आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता, ना नष्ट किया जा सकता, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, ये कहता है। मतलब एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है। ठीक है, यहाँ पे रखा है मान लो Q1 और Q2 आवेश, इसमें रखे हैं Q3 और Q4 आवेश। तो ये कहता है संरक्षण सिद्धांत की Q1 प्लस Q2 बराबर होगा किसके, Q3 प्लस Q4 के। मतलब दोनों जो वस्तुएं होती हैं उनमें दोनों में क्या होता है, आवेश बराबर होगा, यानी कि आवेश जो होता है वो क्या रहता है, नियत रहता है। आवेश क्या रहता है, Q बराबर नियत। तो ये होता है हमारे पास आवेश संरक्षण का सिद्धांत। क्वांटीकरण योगात्मक, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब हम इसमें बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कूलॉम का नियम। ठीक है, कूलॉम का नियम ये क्या कहता है, कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम ये कहता है कि अगर ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए बहुत अच्छा सा स्टेटमेंट आपको रखना है याद, कि हमारे पास दो आवेश है, Q1 है एक Q2 है, दोनों कितनी दूर रखे हैं एक दूसरे से, r दूरी पे रखी है। तो इनके बीच में एक बल लगता है, उसका सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है भाई बच्चों, ये होता है इसका फॉर्मूला, इसको कहते हैं कूलॉम का नियम। यहाँ पर यदि Q1 इंटू Q2 इसका मान 0 से बड़ा हो, तो बल कैसा होगा, F जो होगा वो होगा प्रतिकर्षण। कैसा होगा भाई वो बच्चों, वो प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, यदि Q1 Q2 ये 0 से छोटा है, तब क्या होगा, F जो होगा बल वो क्या होगा, आकर्षण का होगा। तो ये बातें हमें याद रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ से। यानी कि बल जो होता है आकर्षण प्रतिकर्षण का, एक तो क्या होता है वो समानुपाती होता है दोनों आवेशों के, और दूसरा क्या होता है भाई बच्चों, वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दो बातें यहाँ से हमें समझ में आ रही हैं। ठीक है, यदि आप Q को नियत कर रहे हैं, कांस्टेंट कर रहे हैं, तो भाई हमारे पास जो F2 होता है वो होता है F1 इंटू R1 बटे R2 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमें याद रखना है। और बल का मात्रक क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको, क्या होता है बल का मात्रक, न्यूटन। तो ये इतने न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, इसका कभी कभी पूछ लेता है सदिश रूप। तो सदिश रूप में हम इसको कैसे लिखेंगे, सदिश रूप में हमें लिखना होता है ये बल, देखो यहाँ सदिश लगाएंगे इसके ऊपर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ये होता है। ठीक है, इसका सदिश रूप होता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा कोई। जो ये वाली क्वांटिटी होती है, ये वाली जो राशि होती है, इसको बोलते हैं परिमाण, है ना, और इसको बोलते हैं हम दिशा। ये आर कैप जो होता है किस चीज को बताता है, दिशा को। तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं कूलॉम के नियम को। एक आता है इसमें अब आप ले सकते हैं, जैसे ये सदिश रूप हो गया इसका। अब इसमें एक जो है वो टॉपिक आता है, जैसे अध्यारोपण का सिद्धांत, यानी कि अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है हमें, उस अध्यारोपण सिद्धांत में हमें ये पता लगता है कि अगर हमारे पास एक आवेश ये रखा है यहाँ पे, मान लो Q है ये, ठीक है, एक Q आवेश यहाँ रखा है, Q1 Q2 यहाँ रखा है भाई, Q3 यहाँ रखा है, तो ये भी इस पे बल लगाएगा यहाँ ऐसे। ठीक है, और ये वाला भी इस पे बल लगाएगा, और भाई ये भी बल लगाएगा। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग आवेश, एक मान लो ये रखा है यहाँ, ये N है,
तो ये भी इस पे बल लगाएगा, ठीक है जी। तो मान लो ये F1 लगा रहा है ना, ये कितना लगा रहा है F2, ये कितना लगा रहा है F3, कितना लगा रहा है Fn। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, जो कुल बल होगा, कुल बल है ना, वो कितना होगा F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू कहाँ तक जाएंगे बच्चों, Fn तक, ठीक है जी। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी। तो ये होता है आवेश संरक्षण, सॉरी, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण में सभी बलों को आप जोड़ देते हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ से एक होता है हमारे पास, ठीक है, उदासीन बिंदु भी आप कह सकते हैं इसको, उदासीन बिंदु, ठीक है, जहां पर बल शून्य होता है, शून्य होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे हमारे पास एक आवेश है, जैसे हम बात कर लेते हैं, आवेश है हमारे पास, सॉरी, Q1, ये Q2 है, ठीक है भाई बच्चों, है ना, ये Q1 है, Q2 है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, मान लेते हैं L। Q1 जो है वो Q2 से बड़ा है और इनके बीच की दूरी L है। तब ये पूछता है क्वेश्चन में कि एक तीसरा आवेश इनके बीच में कहाँ रखा जाए कि इस पर लगने वाला बल जो है वो शून्य हो जाए या ये पूरा संतुलन अवस्था में चला जाए। तो उसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। वो दूरी कैसे निकालते हैं, मान लो आपने यहाँ से यहाँ तक कितनी दूर रख लिया इसको, यहाँ से यहाँ तक आपने बीच में रखना होता है। अगर समान आवेश होते हैं, प्लस प्लस होते हैं या माइनस माइनस होते हैं, तो बीच में रखना है। कहाँ रखना है तीसरा चार्ज, बीच में, ठीक है जी। अगर प्लस माइनस है तो कहाँ रखना है, छोटे छोटे आवेश की ओर, छोटे आवेश की ओर। तब वहां क्या करेंगे, आप छोटे आवेश की ओर रखेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है L बटे अंडर रूट Q2 बटे Q1 और प्लस 1। ये फॉर्मूला आप लगाएंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, ठीक है। लेकिन बात ये याद रखनी है कि Q2 का मान Q1 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। ये बात समझ में आ रही है आपको। ये कब लगाना है फॉर्मूला आपको, जब न्यूट्रल बिंदु या उदासीन बिंदु आपको निकालना हो, ठीक है। ये वाला इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूं मैं। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली बात, ठीक है। यदि आवेश विपरीत है, यदि आवेश कैसे हैं भाई, विपरीत हैं, ठीक है, विपरीत हैं, तब उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए जो ये तीसरा आवेश आप निकाल रहे हैं, उसके लिए फॉर्मूला होता है L बटे अंडर रूट Q2 अपॉन Q1 माइनस 1। तो आप यहाँ क्या कर देंगे, बस यहाँ माइनस लगा देंगे, आपका क्वेश्चन तुरंत तैयार हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जैसे हमारे पास ये है Q1 और ये Q2, ये मान लेते हैं E है, और ये कितना है, मान लो Q1 16E, ये वाले। और दोनों आवेश रखे हैं मान लो कितनी दूरी पे, ये रखे हैं मान लो 5 सेंटीमीटर पे। तो ये पूछ रहा है कि एक तीसरा आवेश Q3 कहाँ रखा जाए जिससे पूरा ये जो निकाय हो संतुलन में हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, x बराबर लगाना है L बटे अंडर रूट Q2 अपॉन Q1 प्लस 1, ये बता दिया मैंने, ठीक है। L कितना है, 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में जरूर बदलना है, 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करके। बदल गया जी। Q2 लेना हमें बड़े वाला चार्ज, तो बड़े वाला चार्ज कौन सा है भाई इसमें, तो 16 को आप Q2 मानेंगे और इसको कितना मानेंगे, Q1। तो ये हो जाएगा 16E बटे E प्लस 1। जब इसको आगे आप हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हल करने के बाद ये आ जाएगा x बराबर 2 गुणा 10, सॉरी 5 गुणा 10 की घात -2 बटे ई से ई कट जाएगा, और 16 का वर्गमूल कितना होता है अभी बच्चों, 4 प्लस 1, कितना हो गया 5 गुणा 10 की घात -2, और 4 और 1 कितना होता है 5, 5 से 5 कट गया, तो 1 × 10 की पावर -2 मीटर। या इसको आप लिख सकते हैं x बराबर 1 सेंटीमीटर। यानी कि आपको आवेश को कहाँ रखना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर। कहाँ से, यानी कि कौन सा आवेश से, बीच में रख लो, चाहे यहाँ से इधर रख लो। देखो 5 सेंटीमीटर यहाँ से रखोगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ से रखोगे तो कितना बैठेगा इधर, 4। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं तो बहुत जल्दी सोल्व हो जाएंगे, क्विक एंड फास्ट सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। अगला है, जैसे हमारे पास में जैसे हमारे पास ये समान आवेश रखे हैं, ऐसे अब मान लेते हैं, ठीक है, ये वाले जैसे समान आवेश रखे हैं, ये वाले, ये कितना है मान लो हमारे पास में, यहाँ भी क्यू रखा है, यहाँ भी क्यू रखा है, यहाँ भी क्यू रखा है, और यहाँ भी क्यू रखा है, और केंद्र पे भी रखा है क्यू। तो इस पर कुल बल कितना लगेगा, इसके लिए डायरेक्ट आंसर होगा 0। तो हमेशा याद रखना, जब भी सिमेट्री मिलेगी, सममिति मिलेगी, क्या मिलेगी, सममिति। सममिति का मतलब होता है
सिमेट्री, जब भी सिमेट्री मिलती है तो वहां नेट फोर्स कितना होता है आपका, 0। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको इससे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब आता है विद्युत क्षेत्र। मैं क्विक एंड फास्ट रिवीजन करा रहा हूँ पूरे चैप्टर का, क्वेश्चन मैं आपको अलग से कराऊंगा, ठीक है। और जो उसके आर्टिकल हैं, डेरिवेशन है, ठीक है, वो मैं अलग से कराऊंगा आपको अलग वीडियो में, ठीक है। न्यूमेरिकल अलग वीडियो में होंगे। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है भाई, विद्युत क्षेत्र जो होता है एक आवेश है, सपोज दैट ये वाला है ना, इसके चारों तरफ एक क्षेत्र बनता है इस तरीके से, ये वाला बन गया भाई। ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र हमने बनाया, इस ये कैसा भी हो सकता है, इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। इस आवेश के चारों तरफ जो क्षेत्र बनना है उसको क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र, ठीक है भाई। अब जो विद्युत क्षेत्र होता है किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, अगर यहाँ कोई दूसरा आवेश आएगा तो उस पे क्या लगाएगा, ये बल लगाएगा, क्या लगाएगा भाई, बल, इसको आने नहीं देगा, विरोध करेगा इसका, तो उसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अगर हमारे पास धनात्मक आवेश है, मान लो ये है धनात्मक आवेश, तो इसका विद्युत क्षेत्र बनेगा बाहर की तरफ ऐसे, ये वाला कैसे बनेगा भाई बच्चों, बाहर की तरफ, क्योंकि इसको कहते हैं स्रोत आवेश। स्रोत का मतलब जो कोई चीज उत्पन्न करता है, ये है माइनस, इसमें किधर बनेंगे भाई, अंदर की तरफ बनेंगे, ठीक है। ऐसे आप मान सकते हैं, ये वाले अंदर की साइड इसमें बनेगी विद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है। तो ये वाला, तो विद्युत क्षेत्र जो होता है प्लस की वजह से बाहर की तरफ, क्योंकि इसको हम क्या कहते हैं, स्रोत, स्रोत बनाता है बाहर की तरफ, और इसको बोलते हैं सिंक, क्या बोलते हैं, सिंक, ग्रहण करने वाला, तो इसलिए ग्रहण करता है इसमें, ठीक है। अब आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका जो सूत्र होता है, ठीक है, वो होता है E बराबर एफ बटे क्यू नॉट, ठीक है। तो ये इसका सूत्र होता है बच्चों, याद रखना है इसको, ठीक है। जहां क्यू नॉट को क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश, क्या कहते हैं इसको हम, परीक्षण आवेश। तो ये परीक्षण आवेश होता है हमारा, तो इस पे आप लिख सकते हैं ये हमारा कौन सा आवेश होता है, परीक्षण आवेश। एफ क्या होता है, यहाँ बल होता है, तो एफ बराबर आप एम में भी लिख सकते हो, तो यहाँ से आपके पास ये फॉर्मूला भी बन जाएगा, ई बराबर एम ए अपॉन कितना, क्यू। तो ये फॉर्मूला भी कहीं कहीं पे हमें देखने को मिलेगा कि यूज करना है। ए को बोलते हैं त्वरण, यहाँ क्या होता है, ए त्वरण। तो ये सूत्र भी हमें कहीं कहीं लगाना पड़ जाता है। अब मात्रक क्या होता है भाई बच्चों, इसका, इसका मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है। क्या मात्रक होता है, न्यूटन बटे आवेश का मात्रक क्या होता है जी, कूलम्ब। तो ये होता है, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परिभाषा पूछ लेता है बस यहाँ से, तो क्या पूछता है, परिभाषा, और कुछ ज्यादा यहाँ से नहीं पूछा जाता है। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको देखते हैं कैसे निकाला जाता है, ठीक है भाई बच्चों। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो किसी आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसको हम कैसे निकालते हैं, जैसे मेरे पास में एक आवेश है यहाँ पे, ये क्यू, इसके चारों तरफ बना हुआ है एक ये, मान लो क्या बना दिया हमने, इसके चारों तरफ बन गया विद्युत क्षेत्र, ये आवेश है। इससे मान लो एक दूरी है पी, बिंदु है पी, कितनी दूरी पे है यहाँ से, आर दूरी पे है, तो इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र यहाँ कितना होगा, तो उसका सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, तो इसको याद रखना है, यहाँ से न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा बन जाते हैं, इतने न्यूटन बटे कूलम्ब। तो ये हमें समझ में आ गया होगा कि भाई ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर हम बात करें अब यहाँ से, यदि क्यू क्या है, नियत, अगर ये कांस्टेंट है, नियत है, तब जो E2 होता है वो किसके बराबर होता है, E1 इंटू R1/R2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर दो E1 दे रखा है, E2 दे रखा है, R1 दिया हुआ है, R2 पूछ लेता है, तो ये फॉर्मूला लगा के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, ठीक है। अब इसमें आता है नया टॉपिक हमारा, विद्युत बल रेखाएं। क्या होता है भाई बच्चों, विद्युत बल रेखाएं, ये क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनको अंग्रेजी में कहते हैं। तो विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, एक तरीके का ये वक्र होता है, क्या होता है, एक वक्र, कर्व होता है, ठीक है, जो धनात्मक आवेश से निकलकर कहाँ चलता जाता है,
माइनस में, ठीक है। ऐसे इसको आप बना सकते हैं, ये वाला, ये तो क्या होता है, एक काल्पनिक वक्र होता है, ये काल्पनिक वक्र होता है जो शुरुआत कहाँ से होती है, जिसकी धनात्मक आवेश से। अगर ये प्लस का क्यूब है तो इसकी तरफ से किधर जाएंगी बल रेखाएं, बाहर की तरफ निकलेंगी, ठीक है। अभी मैंने बताया था क्योंकि ये स्रोत होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर ये माइनस होता तो माइनस में किधर आएंगी, अंदर की तरफ। क्यों? क्योंकि माइनस क्या होता है, ये होता है सिंक, सिंक का मतलब ग्रहण करने वाला, तो यहाँ पे, तो इसकी वजह से होती है। इसके कुछ गुण होते हैं, गुण इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये गुण इंपॉर्टेंट है, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी नहीं काटती, एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, क्योंकि इसका कटान बिंदु जो होगा ये, यहाँ कितनी दिशाएं होंगी, दो दिशाएं, जो संभव नहीं है, ठीक है, दो दिशाएं जो असंभव है, ठीक है। ये पूछा जाता है पेपर में, बहुत बार आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, क्योंकि उनके कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशाएं होती हैं, दो, E1 और E2, जो संभव नहीं है, ठीक है। एक ये सवाल यहाँ से बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो यही इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक इसमें जैसे ये प्लस है, ये माइनस है, ये मैंने यहाँ से बल रेखा खींची, एक बल रेखा यहाँ से यहाँ आई है, इसके किसी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा आप खींचते हैं, ये कौन सी रेखा है इसके ऊपर, स्पर्श रेखा। ये जो स्पर्श रेखा होती है ये क्या देती है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है, किसको बताती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को, विद्युत क्षेत्र की दिशा को ये बताएगी, ठीक है। तो एक ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें कि जो उसके ऊपर हम टेंजेंट या स्पर्शी खींचते हैं, क्या बताती है, वो बताती है हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा। एक इसी में आता है इंपॉर्टेंट कि जो आवेश होता है Q, वो समानुपाती होता है बल रेखाओं के, ठीक है। यानी कि इसका मतलब होता है Q1 बटे Q2 बराबर N1 बटे N2, यानी कि जितनी ही बल रेखाएं निकलेंगी उतना ही वहां पे आवेश होगा, तो यानी कि बल रेखाओं की संख्या से आप आवेश निकाल सकते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें, नेक्स्ट जो आता है हमारे पास, वो आता है द्विध्रुव। क्या आता है, द्विध्रुव। कौन सा द्विध्रुव, ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, विद्युत, विद्युत द्विध्रुव की हम बात करते हैं। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक निकाय होता है जिसमें दो आवेश होते हैं, जैसे मैंने बना लिया एक निकाय ये वाला, है ना, इस तरीके से, एक तरफ माइनस आवेश होता है, दूसरी तरफ प्लस, और ये कुछ दूरी पे रखे होते हैं एक दूसरे से। देखो ये जो दूरी होती है इसको बोलते हैं अल्प दूरी। क्या बोलते हैं, अल्प दूरी। ये बहुत ही कम दूरी पे रखे रहते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं द्विव, द्विव का मतलब दो, ध्रुव मतलब एक प्लस वाला एक माइनस वाला। एक आता है द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण। उसका क्या फॉर्मूला होता है भाई बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है इसका। ये द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, जैसे मैंने अभी बनाया ये यहाँ पे, एक तरफ मैंने बताया कि माइनस आवेश है, एक तरफ प्लस आवेश है, और इसकी दूरी जो हम यहाँ से यहाँ तक लेते हैं अपनी सुविधा के अनुसार कितनी लेते हैं, 2l। तो जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो होता है P बराबर 2l3। ये आवेश का परिमाण लेना है, चाहे कोई सा भी आवेश ले लो, प्लस ले लो या माइनस ले लो, दोनों में से किसी को भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे 2l क्या होती है, आवेशों के बीच की दूरी। क्या होती है, आवेशों के बीच की दूरी, ठीक है। क्या होती है, आवेशों के बीच की दूरी होती है, ठीक है। और दिशा क्या होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिशा पूछता है इसकी, दिशा होती है माइनस से प्लस, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मात्रक भी पूछा जाता है, मात्रक होता है कूलाम मीटर। क्या होता है, कूलाम मीटर। और विमा क्या बनेगी इसकी, इसकी जो विमा होती है वो होती है ATL, ये इसकी विमा होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी ना। तो द्विध्रुव आघूर्ण को अच्छे से पढ़ेंगे आप। नेक्स्ट आता है इसमें विद्युत द्विध्रुव पर एक समान विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल आघूर्ण, कितना बल आघूर्ण इस पे लगेगा, ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में जब इसको हम रख देंगे। जैसे ये हमने बनाया, ये हो गया हमारे पास, जैसे हम बात कर लेते हैं
ये है हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र। ये बना दिया हमने एक समान विद्युत क्षेत्र। तो इस एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या होगा बच्चों, यहाँ से देख पाएंगे इस द्विध्रुव को हमने यहाँ पे ऐसे रख दिया, एक तरफ माइनस क्यू एक बार प्लस क्यू, कितना कोण बना रहा है यहाँ से, थीटा कोण बना रहा है। तो इस पे जो बलागुण लगता है वो लगता है टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल बन जाता है यहाँ से, तो याद रखना है इतने न्यूटन मीटर। तो ये इसका फॉर्मूला यहाँ से बन जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है हमारे पास द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य। ठीक है, इस द्विध्रुव को जब आप घुमाओगे तो इसमें कितना कार्य करा जाएगा। मान लो ये पहले ऐसे रखा था, अब ये ऐसे घूम गया यहाँ से ना, ये माइनस क्यू था यहाँ और ये प्लस क्यू था, अब ये घूम गया ऐसे यूं, ये क्यू डैश हो गया प्लस का और ये हो गया माइनस का क्यू डैश, यहाँ से घूम गया थीटा वन कोण से कितना, थीटा टू कोण पे। कब घूमा, जब ये कहाँ रखा था, विद्युत क्षेत्र में। ठीक है, इस विद्युत क्षेत्र में था ये ऐसे। तो विद्युत क्षेत्र में जब ये घूमता है तो इसमें कार्य कितना किया जाता है, यू बराबर माइनस पीई कोस थीटा टू माइनस कोस थीटा वन। ठीक है, इतने जूल कार्य किया जाता है। इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें से पूछे जाते हैं विशेष स्थितियां। जैसे एक आता है इसमें संतुलन स्थिति। ठीक है, संतुलन स्थिति, संतुलन स्थिति में क्या होता है, जो यू होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक। कैसा होता है, ऋणात्मक, इंपॉर्टेंट है। और यू जो होता है धनात्मक होता है जब, तब क्या बन जाता है वो, धनात्मक के लिए ये हो जाता है असंतुलन अवस्था। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से एमसीक्यू कई बार पूछा गया है कि भाई ये संतुलन अवस्था में क्या होता है, यू निगेटिव और इसमें पॉजिटिव। उस हिसाब से जो कोण होते हैं थीटा वन और थीटा टू सेट करे जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो विद्युत द्विध्रुव के कारण हमें बतानी है। ठीक है, कैसे भाई बच्चों, सबसे पहला अक्षीय स्थिति में, ये आपको याद होनी चाहिए, अक्षीय स्थिति में। तो बच्चों अक्षीय स्थिति कौन सी होती है, जैसे एक ही हमारे पास है विद्युत द्विध्रुव, एक तरफ माइनस आवेश एक तरफ प्लस आवेश। तो यहाँ कोई बिंदु रखा है, मान लो ये वाला, यहाँ पे कोई बिंदु है P, इसके यहाँ से कितनी दूरी है, मान लो R। तो यहाँ से R दूरी पे जो बिंदु रखा है तो इस पे कितना विद्युत क्षेत्र होगा, वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटे R क्यूब। ये अक्षीय स्थिति में होता है। ठीक है, याद रखना है। दूसरा आता है निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, निरक्षीय स्थिति में कैसे, देखो जैसे हम बात कर लेते हैं, ये हमने बना लिया विद्युत द्विध्रुव, यहाँ माइनस आवेश यहाँ प्लस, इस बार बिंदु यहाँ है आपका P, R दूरी पे यहाँ से ना। तो यहाँ पे कितना होगा भाई, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटे R क्यूब। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ये भी निरक्षीय में। तो दोनों में क्या संबंध हुआ इनमें, ई अक्षीय जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 2 गुणा ई निरक्षीय। भाई बहुत बार पूछा गया है एमसीक्यू में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अक्षीय स्थिति जो होती है वो डबल होती है निरक्षीय स्थिति का। ठीक है स्टूडेंट, बताओ भाई यहाँ तक समझ में आ गया क्या, ये बात समझ में आ गई होगी। एक होता है सामान्य बिंदु पर, सामान्य, ठीक है, सामान्य बिंदु पर, एक सामान्य बिंदु पर अगर आपको निकालना है, जैसे मैं मान लेता हूँ कि भाई हमारे पास ही यहाँ से हम एक पॉइंट ले रहे हैं, इस पे इस तरीके से लाइन बना ली, थीटा कोण पे माइनस क्यू प्लस क्यू, यहाँ पे आप ले रहे हैं। तो इस तरीके से एक पॉइंट में इधर डिसाइड कर लिया, यहाँ पे निकाल रहा हूँ मैं, तो थीटा एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे कितना होता है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटे आर की पावर 3 √3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो बच्चों ये होता है जनरल फॉर्मूला।
सामान्य सूत्र होता है, इससे अक्षीय और निरक्षीय दोनों आ जाते हैं। जब थीटा आप कितना रखोगे 90, तो क्या आएगा निरक्षीय। ठीक है, जब थीटा आप कितना रखोगे इसमें मान लो 0, तब कौन सा आएगा अक्षीय। ठीक है, तो यहाँ तक ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, पार्ट 1 कंप्लीट। अब पार्ट 2 जो होगा वो हम कल की वीडियो में लेके आएंगे, तो आप देखते रहिए कंटिन्यू। आपको पूरा जितना भी सिलेबस है वो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपलोड कर दिया जाएगा हिंदी मीडियम वाले सेक्शन में, प्लेलिस्ट में, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। सब चीज़ें एक्सप्लेन होंगी और उम्मीद करते हैं लगभग इसको जल्दी हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखते रहिए। तो आज की क्लास के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।